Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to Channel Skill Seekers. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट लेक्चर जैसे था वर्क एंड टाइम, तो जो आज का टॉपिक होगा ना वो भी उसकी कंटिन्यूएशन में ही होगा। तो यानी कि आज का टॉपिक है चेन रूल और वो भी उसके अंडर ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेन रूल। तो देखिए चेन रूल में मैंने ना थ्योरी बताई थी लास्ट में, ये क्वेश्चन है अभी बाद में करते हैं। तो मैंने ना थ्योरी बताई थी थोड़ी सी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो ये देखो, चेन रूल में क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो देखो 42% अगर हमारे गिवन है 68 और 96% हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जनरल अप्रोच क्या होती है हमारी, हम पहले एक्स निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एक्स की वैल्यू का फिर 96% निकाल लेंगे। ये तो जनरल मेथड हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल मेथड। ये जनरली ऐसे करेंगे हम। और बाकी देखो यहाँ पे, और ये हमारा चेन रूल से होएगा, हमारा चेन रूल। तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ना हमें एक्स नहीं निकालना पड़ता और एक छोटी सी ट्रिक होती है। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 42% है यहाँ पे, ये हमें गिवन है 68। ठीक है, तो जो हमें गिवन है वो वैल्यू लिख लो। ठीक है, और बाद में ना हम एक मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्रैक्शन से। तो देखो फ्रैक्शन में दो चीज़ें होंगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है 42 और 96। ठीक है, तो बस हमें ये ध्यान देना है कि 42 ऊपर आएगा 96। तो इसके लिए आपको लॉजिकली थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे देखो 42% 68 है, तो 96% क्या होगा, 68 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जब 68 से ज़्यादा होगा तो जो 68 से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होएगा वो भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, कह सकते हैं हम। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा। अब ग्रेटर देन 1 करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 42। ठीक है, तो यहाँ पे आके 96 डिवाइड बाई 42। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जो हमें वैल्यू गिवन है एक की वो लिख दो। उसके बाद एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा और फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम थोड़ा खुद से आइडिया लेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे सोचो 96 की जगह अगर 32% लिखा होता, तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे 68 आ जाता। ठीक है, 68 इंटू 32/42। अब देखो इस बार फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई, लेस देन 1 आई। तो लेस देन 1 क्यों आई, क्योंकि हमारी हम क्योंकि 32% की वैल्यू स्मॉलर देन आएगी 68। तो बस ये आपको थोड़ा सा रफली सा आइडिया लेना है। उसके बाद आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो चेन रूल यही होता है। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझ लो, आज काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये, 12 मैन कैन डू वर्क इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है आपको पहले वो लिख लिया करो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैन, हमें मैन गिवन है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेज, यहाँ पे गिवन है डेज। ठीक है, यहाँ पे गिवन है डेज। तो फर्स्ट केस में क्या गिवन है, 15 मैन। ठीक है, 12 मैन गिवन है, यहाँ पे देखो 12 मैन और 15 डेज। ये 12 मैन हो गया और ये 15 डेज हो गया। ठीक है, और एक वैल्यू आपको और गिवन है, 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। ठीक है, 12 लोग मिलकर काम करते हैं और वो पूरा काम 15 दिन में कर लेंगे। और वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 आवर्स पर डे, यानी तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। थर्ड क्या आ जाएगा, आवर्स पर डे, आवर्स पर डे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या गिवन है आपको, 8 आवर्स अ डे। ठीक है, ये आपको गिवन है 8 आवर्स, 8 आवर्स पर डे। ठीक है, 8 आवर्स पर डे। अब देखो आगे क्या हमें फाइंड करना है, इन हाउ मेनी डेज कैन 9 मैन डू द सेम वर्क। अब क्या आपको गिवन होगा कि 9 मैन है, अब देखो 9 मैन है यहाँ पे, कैन डू द सेम वर्क। ठीक है, वर्किंग 10 आवर्स अ डे। अब कितने दिन काम करेंगे, 10 आवर्स अ डे। और वर्क क्या करना है, इनको सेम काम करना है और अब हमें बताने कितने दिन लगेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है डेज वाली। ठीक है, तो बस अब चेन रूल लगाते हैं सीधा, बाय यूजिंग चेन रूल। तो देखो चेन रूल में सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो वैल्यू आपको गिवन है
तो देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, जैसे 12 9, ठीक है, यहाँ पे 15 8, ठीक है, और यहाँ पे हमको फाइंड करनी है। तो इसके कॉलम के अंदर देखो, इसी कॉलम के अंदर 15 हमें गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो वैल्यू गिवन है वो आ जाएगी पहले, और उसके बाद क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैन और आवर्स पर डे, तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैन और डेज की। तो अब देखो, उन्हें कुछ काम करना है, ठीक है। तो जब 12 लोग मिलके काम करते थे तो उन्हें 15 दिन लगे, ठीक है, 12 लोग मिलके काम करते थे, 15 दिन लगे। तो अब अगर इसमें से माइनस 3 लोग हटा दें, 3 लोग हटा दें तो वो 9 हो गए, ठीक है। अब कम लोग मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, कम लगेंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग जो काम करने वाले हैं वो कम हो गए, ठीक है। तो डेज ज़्यादा लगेंगे, अब डेज ज़्यादा लगेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 के लिए न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 है, और यहाँ पे छोटी वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12/9, क्योंकि ज़्यादा डेज लगेंगे। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे डेज और आवर्स पर डे की, अब इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन इसका वाला भी मल्टीप्लाई होएगा। तो अब देखो इस केस में, जब और जब जो तीसरी क्वांटिटी है ना उसको भी हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। अभी इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप इसको भूल जाओ और आप इसको कांस्टेंट मान सकते हो, एक्स कुछ भी मान लो, ठीक है, अभी इसकी बात ही नहीं करनी, बस कांस्टेंट मान के चलना। तो अब देखो, कुछ लोग मिलके जब 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो उनका काम क्या हो रहा है, 15 दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं वो सेम लोग, अब 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो 2 घंटे और बढ़ा देते हैं एक दिन के, तो वो 10 घंटे एक दिन में अब काम कर रहे हैं। तो आप बताओ डेज कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो इस केस में क्या होगा, अब डेज कम लगेंगे, क्योंकि अब हर एक बंदा 2 घंटे ज़्यादा काम कर रहा है एक दिन में, तो अब टोटल डेज कम लगेंगे, ठीक है। तो अब टोटल डेज कम लगेंगे, तो जो ये फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, जब न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/10। तो अब देखो यहाँ से क्या है आपका, ये 3 पे चला जाएगा और ये 2 पे, और ये 2 से कैंसिल होकर 6 पे आ जाएगा। तो 6 8 ज़ा 48, और ये डिवाइड बाय 9, ये डिवाइड बाय 9, ठीक है, और एक ऊपर इंटू 3 है, इंटू 3, इंटू 3, यहाँ से कैंसिल हो गया 3, ठीक है। और 48 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, ये 16 होता है। तो 16 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 16 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, ये आपकी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी है, 16 आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा, खुद से भी ट्राई करना एक बार। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो तो बहुत क्वेश्चन है, आज करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा चेन रूल अच्छे से। बाकी बहुत सिंपल है ये। तो चेन रूल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ए क्लॉक विच गेन्स 10 minutes इन एवरी 1 hour was set correct at 6 a.m. if that clock represents 1 p.m. the same day what must be the correct time। तो यानी कि आपको एक क्लॉक मतलब गिवन है, उसके अंदर क्या हो रहा है, 10 मिनट्स ना एवरी आवर में गेन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आपका टाइम 6 है ना, तो जब 6 से 7 बजेंगे, यानी कि 1 घंटा होएगा, तो उस घड़ी में 7:10 दिखाएगा, ठीक है, मतलब गलत टाइम दिखा रहा है, वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिखा रहा है। इन एवरी 1 hour वॉज सेट करेक्ट एट 6 a.m, तो 6 a.m पे वो करेक्ट की गई थी। उसके बाद क्या कर रहा है, वो हर घंटे 10 मिनट गेन कर रहा है। जब 60 मिनट्स हुए, देखो जब 60 मिनट्स हुए तो वो 70 मिनट्स दिखा रहा है घड़ी में, ठीक है। तो ये एक बात कह रहे हैं हमें, और वो 6 a.m पे करेक्ट की गई थी। इफ दैट क्लॉक रिप्रेजेंट्स 1 p.m द सेम डे। अब वो क्या कह रहा है, इफ दैट क्लॉक रिप्रेजेंट्स 1 p.m द सेम डे, तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो ये आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और आपने क्लॉक में टाइम देखा, तो क्लॉक में टाइम क्या था तब, ये 1 p.m था। तो देखो आपने टाइम देखा क्लॉक में, ठीक है, तो ये 1 p.m था अभी, ये 1 p.m, ठीक है, ये 1 p.m आप देखा आपने टाइम, तो पूछ रहा है ये तो गलत टाइम था, ठीक है, ये आपका गलत टाइम था, ये आपका 1 p.m है अभी।
तो ये गलत टाइम है, क्योंकि गलत कैसे है? क्योंकि जब 6 बजे करेक्ट सेट की गई थी, तो ये हर घंटे जैसे बढ़ा टाइम आगे, तो 10 मिनट क्या इसमें मतलब इनकरेक्ट टाइम आ रहा था, ऐड हो रहा था ना 10 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा था, जो कि इनकरेक्ट टाइम है, ठीक है? तो हमें बताना है कि करेक्ट टाइम क्या था, ये तो आप अभी गलत टाइम देख रहे हो। तो यही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करेक्ट टाइम? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? टेल करेक्ट टाइम, व्हाट इज़ करेक्ट टाइम? तो अब आप में से कुछ लोग क्या गलती करेंगे हरी में, देखो, तो आप में से कुछ लोग हरी में क्या करेंगे? कहेंगे देखो 6 बजे टाइम स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो 6 से लेके 1 बजे के बीच में कितने घंटे हुए? तो 6 बजे से लेके 6 एएम पे ये करेक्ट की गई थी और ये 1 पीएम है, ठीक है? 6 एएम पे करेक्ट थी और बीच में अभी हमने 1 पीएम पे टाइम देखा। तो आप कहोगे इसके बीच में कितने आवर्स हुए? ठीक है, 6 से 12 लेके 6 आवर्स और 1 एक्स्ट्रा, तो यानी कि 7 आवर्स, ठीक है? 7 आवर्स। तो अब आप क्या कहोगे कि 7 आवर्स है, तो हर घंटे क्या हो रहा है? 10 मिनट ऐड हो रहा था, ठीक है? तो 7 घंटे में कितना हुआ होगा? आप कहेंगे 7 घंटे के अंदर 70 मिनट ऐड हुआ होगा, ठीक है? तो रॉन्ग, तो 70 मिनट ऐड हुआ होगा। ये एक्स्ट्रा टाइम दिखा रहा है। अभी आपके अकॉर्डिंग जो सोच रहे होगे आप में से जो जल्दी हरी में जाते हैं ना, हरी करते हैं, तो ये सोच रहे होंगे 70 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है टाइम। तो अब आप क्या कहोगे करोगे कि 1 पीएम से 70 मिनट हटा दो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? देखो 1 पीएम माइनस 70 मिनट्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 11:50 एएम, ठीक है? 11:50 एएम आ जाएगा। अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में रॉन्ग है, ठीक है? ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो अब ये रॉन्ग कैसे है? तो मैं बताता हूँ, देखो, बिल्कुल आराम से बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। देखो जब 6 एएम हुआ था, ठीक है? ये करेक्ट टाइम है, ये करेक्ट और ये रॉन्ग। तो जब 6 एएम हुआ था, तो रॉन्ग टाइम क्या था हमारा? 6:10 दिखा रहा था, ठीक है? 6 नहीं, अभी तो 6 ही दिखाएगा, देखो 6 एएम ही दिखा रहा था क्योंकि सेट हुआ था ये, ठीक है? तो अभी भी 6 एएम था और यहाँ पे भी 6 एएम है। तो क्योंकि सेट हुआ था, देखो 6 एएम पे, ये 6 एएम पे सेट हुआ, अभी गलती नहीं हुई है। तो अब क्या होगा? +1 आवर होगा, 1 घंटा हुआ, तो यहाँ पे 7 एएम होगा। तो रॉन्ग में क्या दिखाएगा? 7:10 एएम, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्या होगा? 8 बजेंगे, तो उसमें क्या दिखा रहा होगा? 8:20 दिखा रहा होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या हुआ? 9 एएम हुआ, 9 एएम। तो अब क्या दिखा रहा होगा? 9:30 दिखा रहा होगा, ठीक है? ऐसे ही जब 10 बजे होंगे, तो तब दिखा रहा होगा 10:40, 10:40, ठीक है? और जब 11 हुआ होगा, तो दिखा रहा होगा 11:50, ठीक है? और जब करेक्ट टाइम हमारा वो 12 बजे होंगे, असली में 12 बजे होंगे, जो करेक्ट वॉच थी, तो इसमें क्या दिखा रहा होगा? 12:60 व्हिच इज़ इक्वल टू 1 आवर, मतलब 1 बज गया, 1 पीएम, 1 पीएम, ठीक है? क्योंकि इसमें भी 10 मिनट्स ऐड होंगे ना, प्लस 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स ऐड हुए 11:50 में, क्या हो गया? 12 बज गए और 1 घंटा और आगे हुआ, तो 1 पीएम आ गया, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? यही पूछा था कि जब 1 पीएम दिखा रहा है, तो करेक्ट टाइम क्या है? तो करेक्ट टाइम है 12 पीएम, ठीक है? और हमारा ऐसे आंसर क्या आया था? 11:50 एएम, तो जो कि गलत था, ठीक है? ये था हमारा रॉन्ग और ये हमारा सही है। तो देखो गलती क्या की आपने, जब टाइम ऐड हो रहा था, ठीक है? जैसे देखो 6 बजे तो 6 आया, 7, 10, 8, 20, 9:30, ठीक है? फिर 10:40, 11:50 और 1 पीएम। तो जो ये एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो रहा था ना, आपने इसमें वो ले लिया था, आपने एक्स्ट्रा का भी एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि हमने सिर्फ 1 पीएम से डायरेक्ट देखा डिफरेंस क्या है, तो वो था 7 आवर्स। तो इसमें से कुछ टाइम तो खुद ही ऐड हुआ हुआ था, जो कि गलती से हुआ हुआ था, ठीक है? क्योंकि क्लॉक में एरर था 10 मिनट का पर आवर, तो आपने एरर का भी एरर ले लिया, समझे मतलब?
यानी कि जब घड़ी 1 घंटा आगे जा रही थी, तो 10 मिनट का एरर प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है? तो जब तक 12 बजे थे ना, तो 1 घंटे का एरर प्रोड्यूस हो गया था। जब 12 पीएम बजे थे, तो 1 आवर का एरर आ गया था इसके अंदर, ठीक है? और हमने क्या देखा था डिफरेंस? 1 पीएम और 6 एएम में टाइम डिफरेंस देखा था, जो कि 7 आवर्स आ गया, क्योंकि इसमें से तो खुद ही 1 घंटा एक एरर है। तो हमने एरर का भी एरर ले लिया, तो 1 घंटे का एरर कितना था? 10 मिनट, ठीक है? 10 मिनट हमारा इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा था एरर, बट एक्चुअली क्या आएगा आंसर हमारा? 12 आएगा। तो ये तो देखो लॉजिकली हो गया बिल्कुल, बट हम आज हमारा टॉपिक कौन-सा है? हमारा चेन रूल। तो चलिए अब इसे ना चेन रूल से करते हैं सॉल्व। तो इसे चेन रूल से करते हैं सॉल्व बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है? तो ये हो गया हमारा करेक्ट टाइम। हम अज़्यूम करते हैं ये हमारा करेक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम और ये इनकरेक्ट। तो करेक्ट और इनकरेक्ट में रिलेशन क्या है? सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे रिलेशन करेक्ट और इनकरेक्ट में। तो जब हमारे 60 मिनट्स होते थे, ठीक है? तो इनकरेक्ट वॉच में क्या हो जाते थे? 70 मिनट्स हो जाते थे। ठीक है? तो मतलब जब 60 मिनट्स हमारा होता है करेक्ट टाइम, तो उसमें 10 मिनट्स का एरर आ जाता है। ठीक है? 10 मिनट्स का एरर आ जाता है, जो कि इनकरेक्ट टाइम हो जाता है 70 मिनट्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें बताना है कि जब 1 पीएम था तो क्या होगा? तो 6 की रेफरेंस में देखें, 6 और 1 पीएम में 6 एएम और 1 पीएम में कितना डिफरेंस है? 7 आवर्स का है। ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट टाइम। ठीक है? तो यहाँ पे आ गया 7 आवर्स। तो हमें ये बताना है कि तब करेक्ट क्या होगा? ठीक है? तो देखो बाय यूजिंग चेन रूल सिंपली करते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है? हमें क्या गिवन है यहाँ पे वैल्यू? 60 मिनट्स। ठीक है? तो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है? 60 आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई होगा एक फ्रैक्शन है। तो अब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो देखो ऐसे करेंगे, जब 60 मिनट्स था तो 70 मिनट्स था आया, इनकरेक्ट टाइम आया, ज़्यादा आया। ठीक है? लेकिन जब हमारा करेक्ट टाइम हमें बताना है, तो जब 7 आवर्स का आया होगा इनकरेक्ट टाइम, तो करेक्ट टाइम 60 से तो ज़्यादा ही हुआ होगा। ठीक है? तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होएगी? ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होगा? 7 आवर्स डिवाइड बाय 70 मिनट्स। 7 आवर्स डिवाइड बाय 70 मिनट्स। तो 7 को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, ये 7 आवर्स है, जैसे देखो 7 आवर्स और ये 70 मिनट्स, ठीक है? और ये भी 60 मिनट्स था। तो आवर्स को कैसे कन्वर्ट करोगे आप? 60 इंटू 7 इंटू 60, ठीक है? ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया डिवाइड बाय 70। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल और ऐसे यहाँ पे 7 से 7 कैंसल, ठीक है? तो ये क्या आ गया? 60 इंटू 6, 60 इंटू 6 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 360, ठीक है? ये आ गया आपका आ गया 360 मिनट्स। तो जब आप 360 को आवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 360 डिवाइड बाय 60, ये आपके आवर्स आ गए। तो आपके कितने आवर्स आए? ये 0 से 0 कैंसल और 36 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 6 आवर्स। ठीक है? ये आपका 6 आवर्स आ गया। तो ये जो आपका आंसर आया 6 आवर्स आ गया। तो यानी कि जब 60 मिनट था हमारा करेक्ट टाइम, तो इनकरेक्ट था 70 मिनट और जब हमारा करेक्ट था 6 आवर्स, तो इनकरेक्ट हुआ 7 आवर्स। ठीक है? तो जो जब 6 घंटे हुए थे, तो 7 घंटे दिखा रहा था। तो क्वेश्चन हम हमारा कब से टाइम स्टार्ट हो रहा था? 6 एएम से, ठीक है? तो दिखा कितना रहा था? 1 पीएम, ठीक है? 1 पीएम दिखा रहा था, यानी कि 7 आवर्स दिखा रहा था उसमें ज़्यादा, ठीक है? मतलब 1 आवर ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या दिखा रहा था? 1 पीएम, जो कि 7 आवर्स ज़्यादा हो जाएगा 6 एएम की रेफरेंस में, ठीक है? बट एक्चुअली वो क्या था एग्ज़ैक्ट टाइम? 6 आवर्स ही ज़्यादा होना चाहिए था। आफ्टर 6 आवर्स क्या होना चाहिए था? 6 + 6, क्योंकि 6 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 6 पे हमारी क्लॉक रीसेट हुई थी। तो 6 + 6 क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर हमारा? 6 + 6 व्हिच इज़ 12, 12 पीएम, ठीक है? तो यहाँ से आ गया 12 पीएम। और यहाँ पे ये 6 क्या है हमारा? अगर आप कन्फ्यूज़ मत होना, मैं लिख देता हूँ, टाइम एट व्हिच
क्लॉक वॉज रीसेट, ठीक है, रीसेट। और देखो पीछे भी हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पे 12 आया था, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 12 आया था, ये हमने वैसे ही लॉजिकली किया था, ठीक है, बिना बिना चेन रूल से। यहाँ से भी 12 PM आया था। अच्छा, और चेन रूल से भी 12 PM आया, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो ये ना इसका रिवर्स क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन में क्या था हमारा, हमें ये बताना था कि करेक्ट टाइम क्या है, बट इस केस में देखो ध्यान से, ए क्लॉक विच गेन्स 10 मिनट, बिल्कुल सेम कंडीशन है, 6 AM पे रीसेट हुई, ठीक है। इफ द करेक्ट टाइम इज 12 PM द सेम डे, वट वुड बी द टाइम शोन बाई दैट क्लॉक, ठीक है। तो उस क्लॉक ने क्या टाइम दिखाया होगा, ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको करेक्ट टाइम पता है ना इसके अंदर। तो देखो जब 6 बजा, इसमें आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। तो 12 PM माइनस 6 AM, तो इनमें कितना गैप है, 6 आवर्स का गैप है। तो हर घंटे कितना आ रहा है, हर घंटे आ रहा है आपका 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 6 × 10, ठीक है, 6 × 10 मिनट्स, 60, यहाँ से 60 मिनट्स, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1 आवर। तो आगे देखो, तो आपका एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा, मतलब रॉन्ग टाइम 12 PM प्लस 1 आवर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 PM, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 PM। तो ये जान के डाला था मैंने ताकि आपको समझ आए, जब करेक्ट टाइम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो मिनट, बट आपको रॉन्ग टाइम गिवन है तो वहाँ से आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि आप उसमें रॉन्ग टाइम है, एरर है उसके अंदर, आप उसमें एरर का भी एरर निकाल रहे हो, ठीक है। तो एरर जैसे इसमें 1 आवर का आया था, आपने इसका टाइम डिफरेंस लिया तो 70 मिनट आ गया, तो उसका भी एक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आ गया जो कि गलत था। बट जब करेक्ट टाइम गिवन हो आप कर सकते हो, ठीक है, इनकरेक्ट हो तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इस केस के अंदर गो विथ चेन रूल मेथड, ठीक है। इस जब आपको क्या गिवन होगा, रॉन्ग टाइम गिवन होगा, गो विथ चेन रूल मेथड, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखो, रीड करो इसको। तो देखो, ए हॉस्टल विद 600 स्टूडेंट्स हैड सफिशिएंट फूड फॉर 210 डेज। तो जैसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको लिख लो आप। तो स्टूडेंट्स आ गया आपका, ठीक है, और ये आपको डेज, मतलब इतने दिन तक फूड है उनके पास, हॉस्टल वालों के पास। तो आपके पास देखो 600 स्टूडेंट्स हैं, और आपके पास फूड कितने डेज का है, 210 का, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन की इन्फॉर्मेशन लिख ली हमने। अब नेक्स्ट देखो, आफ्टर 30 डेज, अब क्या हुआ, 30 दिन बाद, देखो प्लस 30 डेज, 30 डेज, 240 स्टूडेंट्स लेफ्ट दी हॉस्टल, मतलब 30 दिन बाद, देखो ये 0th डे था, ठीक है, फर्स्ट डे 0th डे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब 30 दिन के बाद छोड़ा उन्होंने। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बना होगा, अभी 600 स्टूडेंट तो है ही है, ठीक है, लेकिन खाना 30 दिन का खत्म हो गया, यानी कि 210 -30, ठीक है, -30 विच इज इक्वल टू 180। तो अब क्या कंडीशन है, 600 स्टूडेंट्स है और 180 डेज का खाना है, ठीक है। अब हम 30 डेज के बाद पहुंच चुके हैं। अब देखो 240 स्टूडेंट्स लेफ्ट कर गए। अब क्या हुआ, 240 स्टूडेंट्स लेफ्ट कर गए, तो हमें ये बताना है, नाउ द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। अब 240 स्टूडेंट्स लेफ्ट कर चुके हैं, ठीक है, 240 लेफ्ट कर चुके हैं, तो ये आपके आ जाएंगे 360, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके 360, 360। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। तो अब आपको बताना है कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 600 स्टूडेंट थे और 180 लोगों का खाना रह गया था। तो क्या डेटा मिला आपको, 600 स्टूडेंट्स थे, 600 स्टूडेंट्स थे और 180 डेज का खाना रह गया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर हुआ, 360 स्टूडेंट्स रह गए, अब 360 स्टूडेंट्स अब रह गए, ठीक है। और अब आपको बताना है कि कितने दिन वो खाना चलेगा।
ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। लिखो यहाँ पे, तो चेन रूल से हम करेंगे। तो देखो हमें गिवन क्या है, वैल्यू 180 गिवन है, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसकी देखेंगे हम, स्टूडेंट्स की देखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स की देखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स वाले केस में क्या गिवन है, जब 600 स्टूडेंट्स थे तब 180 डेज खाना चला। ठीक है, जब 360 स्टूडेंट्स होंगे तो क्या ज़्यादा दिन खाना चलेगा या कम दिन चलेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिन खाना चलेगा। ठीक है, कैसे मतलब समझे ना कैसे, यानी कि देखो मैंने आपको 5 चॉकलेट दी, ठीक है 5 चॉकलेट दी, और आप दो दोस्त थे, दो दोस्त हैं, आपने वो दोनों ने मिलके आप दोनों ने मिलके वो चॉकलेट 5 दिन में खा ली। ठीक है, आप दोनों हाफ हाफ चॉकलेट हर रोज खा रहे थे। ठीक है, तो 5 डेज में क्या हुआ, आप दोनों ने मिलके खा ली। तो अब क्या हुआ, मैंने आपको कहा कि अब आपने अकेले ने खानी। ठीक है, और आप हाफ चॉकलेट हर रोज खाते हो, तो अब क्या वो ज़्यादा चलेगी चॉकलेट, कम चलेगी, अब वो 10 डेज चलेगी क्योंकि आपने अकेले खानी है। ठीक है, तो इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। जैसे 600 स्टूडेंट्स थे आपके पहले मेस के अंदर, हॉस्टल के अंदर, तो अब क्या वो स्टूडेंट्स छोड़ गए। ठीक है, अब खाना ज़्यादा दिन चलेगा क्योंकि छोड़ गए ना, अब उनके हिस्से का भी ये खाएंगे लोग, 360 बच्चे खाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा चलेगा। तो फिर क्या होएगा, जो यहाँ पे फ्रैक्शन होएगी उसकी वैल्यू ग्रेटर देन बनाएगी क्योंकि खाना ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 डिवाइड बाई 360, 600 डिवाइड बाय 360। ठीक है, तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये 10 पे जाएगा 60, और 36 6 पे जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 1800 डिवाइड बाय 6। तो 6 3 ज़ा 18, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 300, मतलब 300, मतलब 300 दिन खाना चलेगा अब इनका, डेज। अब जो इसका आंसर आया वो 300 डेज, अब यानी 300 दिन तक खाना चलेगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। तो इनिशियली हमें क्या गिवन था, 600 स्टूडेंट्स थे। तो हॉस्टल जब स्टार्ट हुआ, मतलब 0 डे की बात करें कि अभी किसी ने खाना नहीं खाया और 600 स्टूडेंट है, और उनके पास मेस वालों के पास खाना पड़ा है 210 दिन का, 210 डेज का। तो क्या हुआ, 30 दिन तक तो बिल्कुल सही चलता रहा। 600 लोग थे, खाना खा रहे थे अपने अपने हिस्से का। तो क्या हुआ, 600 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने 30 दिन का खाना खा लिया। ये आफ्टर 30 डेज हुआ। तो अब जैसे ही 30 दिन हो गए ना, तो 240 स्टूडेंट छोड़ गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन्होंने छोड़ दिया। तो अब क्या सिचुएशन बनी यहाँ पे, 240 स्टूडेंट छोड़ चुके हैं, अब कितने लेफ्ट हैं, 360। ठीक है, 360 स्टूडेंट्स लेफ्ट हैं, और खाना उनके पास पड़ा है 180 डेज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, जैसे 600 स्टूडेंट्स थे, तो वो 180 दिन चलना था। ठीक है, अगर वो बच्चे नहीं छोड़ते, तो 600 बच्चे होते तो वो 180 दिन चलता। तो हमें क्या बताना है कि अब वो छोड़ गए, 360 है, तो अब कितने दिन चलेगा, समझ गए मतलब। 600 स्टूडेंट्स वो खाना खत्म कर देते 180 डेज में, अगर कोई भी नहीं छोड़ता। अगर सोचो ये नहीं छोड़ते, तो ये 180 डेज में खाना खत्म कर देते। तो अब क्या करना है हमें, आफ्टर 30 डेज क्या हुआ, इन्होंने लेफ्ट कर दिया, और 360 स्टूडेंट्स खाना खाएंगे अब। तो हमें ये बताना है वो कितने दिन चलेगा। तो बाय यूजिंग चेन रूल, 180 जो हमें गिवन है वो वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। अब कम बच्चे खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ग्रेटर देन 1 कैसे आएगी, न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, तो न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे कौन सा है, 600 बड़ा है यहाँ पे, तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 360 नीचे आ जाएगा। तो आप ये सिंपल सी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 डेज। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक ए रॉड इन 40 डेज। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, और उसकी क्या डील हुई थी कि उसको ना 40 दिन में एक रोड बनानी है, 40 डेज में उसको रोड कंप्लीट करनी है। उसने क्या किया, एम्प्लॉयज 25 मैन, उसने लेबर रखी 25 लोगों की थी। ठीक है, 25 मैन रखे उसने, और उसके बाद उसने एक सिनेरियो बताया। ठीक है, आफ्टर 24 डेज ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड, यानी कि 40 दिन में तो उसे पूरा काम करना था, 100% काम करना था। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको 20 दिन में कम से कम 50% तो काम करना ही चाहिए था। ठीक है, जो ये मैन मिल के काम कर रहे थे 25 लोग, तो इनको काम तो करना ही चाहिए था आधे से ज़्यादा 24 दिन में। ठीक है, लेकिन हाँ, 24 दिन में 20 दिन में ही कर लेना चाहिए था, बट 24वें दिन हो गया और इन्होंने काम किया 1/3।
ठीक है, यानी 33% काम किया है बस इन्होंने अभी तक। तो आगे हमसे क्या पूछे क्वेश्चन में, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉय सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 days अर्लियर। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, अपने पैसे बचाने के चक्कर में ना कम लोग लगा दिए थे, और इसने कमिटमेंट कर दी कि 40 days में कंप्लीट कर देंगे काम। ठीक है, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम बीत गया और इनका आधा काम भी नहीं हुआ। ठीक है, 24 days बीत गए। ठीक है, और इनका खाली 1/3 काम हुआ है, तो आप सिनेरियो समझ गए। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसने डील ले रखी है, तो इसको काम तो करना ही पड़ेगा वरना इसकी पेमेंट रुक जाएगी। ठीक है, तो अब इसको पेमेंट लेने के लिए इसको काम पूरा करना पड़ेगा। अब इसने क्या कहा, इसको 4 दिन उल्टा जल्दी काम कराना है। पहले इसने क्या कमिटमेंट की थी कि 40 दिन में काम करवाना है पूरा। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे 36 days में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, 4 दिन पहले ही। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लिख लिया करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मैन। ठीक है, मैन, ये आपका डेज और ये आपका वर्क। ठीक है, ये 3 आएंगी क्वांटिटीज यहाँ पे, मैन, डेज और वर्क। तो मैन कितने थे, 25 थे। ठीक है, और कितने दिन हो गए थे, आफ्टर 24 days, मतलब 24 days हो चुके हैं और आपका वन वर्क हुआ है 1/3। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 24 days, 25 मैन एंड 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। तो अब आपको क्या बताना है, कितने मैन लगेंगे, एक्स्ट्रा मैन। ठीक है, ये आपको बताना है कितने एक्स्ट्रा मैन लगेंगे और कितने डेज लगे। देखो 24 days आपके लग चुके हैं। ठीक है, अब सीधी सीधी बात करें तो आपके पास लेफ्ट डेज कितने हैं, यहाँ पे देखो लेफ्ट डेज, लेफ्ट डेज है 40 -24। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आपका है 16 days। 16 days पड़े हैं, अब आपके पास 16 days पड़े हैं और अभी 16 भी नहीं पड़े। देखो लास्ट में कंडीशन देखो, सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट वर्क इन 4 days अर्लियर, मतलब 4 दिन पहले काम खत्म करना है। तो 16 दिन इसके पास पड़े हैं। ठीक है, अब इसने थोड़ी ओवर कमिटमेंट कर दी, लेकिन अब करनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो फिर अब कितने दिन पड़े हैं इसके पास, इसके पास पड़े हैं 12 days। अब इसको पास सिर्फ 12 days पड़े हैं। ठीक है, और इसको काम कितना करना है, 2/3। तो बस यहाँ पे चेन रूल लगा दो अब, सिंपल, बाय यूजिंग चेन रूल। तो देखो यहाँ पे 25 आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, देखो इस डेटा के लिए आपको 25 वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा दो फ्रैक्शन से, एक आपका डेज के लिए और एक आपका वर्क के लिए। तो आपको अब सोचना पड़ेगा फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो डेज की बात करते हैं। तो जब इसकी बात करेंगे हम इसको मानेंगे ये कांस्टेंट है। ठीक है, काम बिल्कुल एक्स है, सेम है। ठीक है, इसको भूल जाओ, वर्क को भूल जाओ। तो बस अब छोटी सी बात करेंगे। ठीक है, कि मैन अगर 25 है, वो 24 दिन में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि 24 दिन में काम खत्म करने के लिए 25 मैन लगे। तो 12 दिन में काम खत्म करने के लिए क्या ज़्यादा लोग लगेंगे या कम लगेंगे, तो ज़्यादा ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो ग्रेटर देन 1 के लिए 24 ÷ 12। ठीक है, मतलब कैसे, यानी कि जब 24 दिन में काम खत्म हुआ तो 25 लोग लगे। ठीक है, मतलब 25 आदमी लगे। और 12 है, जब 12 दिन में खत्म करना है वो सेम काम। ठीक है, वर्क हमारा कांस्टेंट रख रहे हैं हम, वो सेम काम अगर खत्म करना है 12 दिन में तो ज़्यादा लोग लगेंगे। ठीक है, 25 से ज़्यादा लगेंगे। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, विच इज 24 ÷ 12। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वर्क की बात करते हैं। तो जब 25 लोग मिलके काम कर रहे थे तो 1/3 वर्क हुआ। ठीक है, या फिर आप उल्टा कह लो कि जब 1/3 वर्क हुआ तो 25 लोग लगे। अब ज़्यादा काम करना है। ठीक है, डेज सेम है, अब सेम डेज मानेंगे, ये डेज आपके पास सेम है। और अब आपको ज़्यादा काम करना है, तो ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा लोग लगेंगे। ठीक है, मतलब कैसे, यानी कि जब आपको 1/3 काम खत्म करना था तो उसके लिए 25 आदमी लगे। ठीक है, अब आपको 2/3 काम खत्म करना है सेम दिन में, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा मैन लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2/3 ÷ 1/3, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। तो बस अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 × 2 × 2, ये तो सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 × 2 = 4 और 25 × 4 ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, मतलब 100 मैन चाहिए इन्हें ख़त्म करने के लिए काम, ये 100 मैन चाहिए। बट क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है,
तो आप ना, कुछ लोग हरी हरी में क्या करेंगे, 100 आंसर करेंगे। बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन। तो 100 तो टोटल चाहिए, 25 तो उसने पहले ही हायर कर रखे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कर रखे हैं पहले से, 25 तो कर रखे हैं। तो अब कितने आएंगे रिमेनिंग, यहाँ पे लिखा लो एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने आ जाएंगे, 100 - 25। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75। तो जो इसका आंसर आ गया आपका, वो आ गया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी, ठीक है, तो एफिशिएंसी को एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। तो जैसे कि आप हो, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये राहुल कह लो, राहुल, ठीक है, और ये साहिल है। तो राहुल और साहिल, तो राहुल को ना कोई आपने काम दिया, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, यू। तो आपने ना इन्हें काम दिया, आपने इन्हें वर्क दिया, कुछ भी दिया होगा आपको, जो भी काम करवाना था घर से रिलेटेड, जो भी आपने इन्हें काम दिया, तो वो काम करने में ना राहुल को कितने दिन लगते हैं, 10 डेज। तो फिनिश करने में इसको लगते हैं 10 डेज, और इसको लगते हैं 20 डेज। ठीक है, साहिल थोड़ा आलसी है, इसको 20 दिन लग गए काम खत्म करने में, यानी ये दुगना टाइम ले रहा है राहुल से। ठीक है, तो अब इन्होंने काम कर दिया, ठीक है, काम कर दिया, तो आपने इनकी पेमेंट कर दी। ठीक है, पेमेंट कर दी आपने, जितने भी इनको आपकी कमिटमेंट थी आपने इनकी पेमेंट कर दी। तो अब देखो नेक्स्ट सिनेरियो क्या हुआ। अब आपने इनको काम दिया, आपने एक बार इनको दूसरा काम दिया, और अब आपने इनको क्या कहा, इन्होंने मिलके काम करना है। आपने कंडीशन दी ने, इन्होंने मिलके काम करना है अब, ठीक है, और वो एक दिन का ही काम है। ठीक है, ऐसे ज्यूम कर लो वो एक ही दिन का काम है और इन्होंने मिलके कर दिया। इन्होंने मिलके कर दिया, आपने इनकी पेमेंट कर दी, आपने इनकी पेमेंट डन कर दी, आपने इन्हें पे कर दिया। ठीक है, पे कर दिया आपने, जितनी आपकी कमिटमेंट थी आपने इनको पे कर दिया। तो राहुल आया आपके पास, कहते सर आपने तो बहुत ज़्यादा अनफेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि कैसे, अगर राहुल ने काम किया था 2x, ठीक है, इसने तो खाली x किया था, मतलब समझे कैसे, यानी कि ये तो काम 10 दिन में ख़त्म कर देता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, और आपने क्या किया, इन दोनों को साथ काम करवाया। तो देखा जाए तो राहुल ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप इसको कहोगे ये काम करने को, ठीक है, तो ये कम टाइम लगाएगा, और ये क्या लगाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा सेम चीज़ को करने में। तो ये उस दिन, जिस दिन आपने इसको काम दिया था इन दोनों को, तो ये दोनों ने क्या किया होगा, इसने ज़्यादा काम किया होगा और इसने कम किया होगा रिलेटिवली। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आपने पे कर दिया इनको, आपने पे कर दिया इक्वल इक्वल। ठीक है, आपने इनको इक्वल पे कर दिया, जैसे आपने इसको भी ₹50 कर दिया पे, ठीक है, और इसको भी ₹50 कर दिया। ठीक है, 500 लगा लो, ₹500 500 दोनों को पे कर दिया। तो क्या हुआ था, राहुल आपके पास रोता हुआ आया कि सर आपने तो बहुत अनफेयर कर दिया। ठीक है, ये रोता हुआ आया आपके पास कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं ज़्यादा काम किया, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे पे करोगे फिर, ठीक है, आपको तो आइडिया नहीं है। तो आप क्या लगाओगे, निकालोगे इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। देखो आप निकालोगे इनकी एफिशिएंसी, और वो कैसे निकालोगे, हमने पहले भी किया हुआ है वर्क एंड टाइम में, अगर ये 10 दिन में काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/10। ठीक है, कि एक दिन का काम कर लेता है ये इतना, 1/10, अगर 1 पूरा टोटल कंप्लीट वर्क है। और इस केस में क्या है, इसकी आ जाएगी 1/20। ठीक है, 1/10, और यहाँ पे आ जाएगा 1/20। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो अब इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लो।
ठीक है, टोटल एफिशिएंसी निकाल लो इनकी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी क्या है, 1/10 और 1/20। 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 20, यहाँ से 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/20। ठीक है, 3/20 यहाँ से आ गया। तो अब आपको किसको पे करना था, तो अब आपको देखना कि कितने पे करना चाहिए इसे, राहुल को और साहिल को। ठीक है, आपने इन दोनों को वापस बुलाया राहुल के कहने पे। ठीक है, और आपने इनके 1000 रुपये अभी रख लिए अपने पास। ठीक है, ये आपने अभी रख लिए। अब आपको क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे, यानी कि जिसने ज़्यादा काम किया था आपका उस दिन के अंदर, एक्चुअली ज़्यादा काम किया था, उसकी ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए और इनकी कम, इसकी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आपने टोटल एफिशिएंसी निकाल ली और राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, 1/10। ये राहुल के लिए निकाल लेते हैं, राहुल को कितना पे करना है आपको, तो 1/10। ठीक है, डिवाइड बाय 3/20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, मतलब इसको 2/3 मिलना चाहिए उस पेमेंट का, यानी कि 2/3 ऑफ टोटल कितना था इनका, 1000 रुपीज़ थे। ठीक है, इनका टोटल कितना था, ₹500 प्लस ₹500, ये टोटल था ना इनका। तो आपको कितने डिस्ट्रीब्यूट करने थे इनको, ₹1000। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, 2/3000, तो जितना भी आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और इसकी कितनी पेमेंट जाएगी, साहिल की, साहिल की जाएगी आपकी, इसकी एफिशिएंसी थी 1/20, 1/3। ठीक है, तो जो इसकी एफिशिएंसी क्या है राहुल की, 2/3, तो रिमेनिंग कितनी आ जाएगी साहिल की, 1/3 आ जाएगी। तो 1/3 इंटू 1000, तो यहाँ से आ जाएगा 1000/3। ठीक है, तो इसको क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि इसको कितनी मिली पेमेंट, अगर हम 1000/3 को एक्स माने, लेट 1000/3 इक्वल टू एक्स। ठीक है, 1000/3 इक्वल टू एक्स। तो इसकी कितनी पेमेंट होगी, 2x होगी, और इसकी हो जाएगी x। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हुआ, अब फेयरनेस हो गई, राहुल को पूरे 2x रुपीज़ मिले और साहिल को x मिले। ठीक है, तो 2x और इसको x। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे 1000 को 3 पार्ट्स में, तो कितना बन जाएगा, 333.33 डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 33 बार। तो इसको कुछ मिल जाएंगे 60, इसको अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएंगे ₹666.6 बार। ठीक है, और इसको कितने मिल जाएंगे, ₹333.3 बार। तो इनकी पेमेंट कर दी आपने, तो इनको इतने रुपीज़ कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, अब राहुल भी हैप्पी, साहिल के पैसे कम हो गए, वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया, बट कोई नहीं, हमको फेयरनेस देखनी है। ठीक है, जिसने ज़्यादा मेहनत की उसको ज़्यादा मिलने चाहिए थे। तो ये कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी का। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन से भी समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, ए कैन डू ए वर्क इन 60 days वेर एज बी इन 20 days। तो ए ने कितने दिन में काम किया, 60 days में काम किया। बी ने काम किया 20 days के अंदर। ठीक है, इफ दे वर्क टुक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 24,000 देन वट वुड बी द शेयर ऑफ ए। जैसे बिल्कुल अभी सेम किया है, अब शेयर निकालना है हमें ए का, क्या होगा, तो देखो ये ए है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए ये हो जाएगी 1/60। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 1/20। ठीक है, ये 1/60, ये आपकी 1/20, इफ दे टुक के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 24,000। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वरना टोटल निकालने की जगह भी आप क्या कर सकते हो, आप इनका रेशियो ले लो। ठीक है, ई ऑफ ए, ई ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे ई ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी।
तो ये 1/60, ठीक है, और ये 1/20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 1:3 आ जाएगा। हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 1:3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें किसकी बतानी है, ए की। शेयर ऑफ ए बताना है हमें, तो शेयर ऑफ ए, तो शेयर ऑफ ए कितना बन जाएगा, तो 1/4। ठीक है, नीचे टोटल ना 1/4, तो 4 क्या आया, ये इसका हो गया एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। तो इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4 हो जाएगी, और ये एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया 1/4। तो हमको कितना टोटल था इनका, इनको कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 24,000 का। तो 24,000, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखो 4 से कैंसिल कर दो, ये 6 पे चला जाएगा, तो 6,000। ठीक है, 6,000, और ऐसे आप शेयर ऑफ बी निकाल लोगे, वो आ जाएगा 3/4। ठीक है, वो 3/4 ऑफ 24,000। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6,000। ठीक है, 6,000 इंटू 3 यानी कि 18,000। 18,000 ये आपका हो गया शेयर, शेयर ऑफ बी। ठीक है, ये आपने शेयर ऑफ ए निकाला, तो शेयर ऑफ ए, और शेयर ऑफ बी भी निकाल लिया हमने साथ साथ, तो ये शेयर ऑफ बी आ गया विच इज़ इक्वल टू 18,000। ठीक है, तो एफिशिएंसी वाले ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये भी आने चाहिए। तो आपको डेज दिए होंगे और आपको उससे एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो कभी भी ना ऐसा मत करना कि डेज के बेसिस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो एफिशिएंट बंदे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन में ये पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है चेन रूल। ठीक है, तो ईजिली हो जाएगा। और एक एफिशिएंसी था, ठीक है, एक एफिशिएंसी देखा हमने और एक चेन रूल के क्वेश्चंस किए। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा लेक्चर में और समझ भी आया होगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो होगा पाइप्स एंड सिस्टम पे। ठीक है, टैंक वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें रेट की बात होती है कि इतने रेट से पानी आ रहा है और इतने रेट से जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। ये भी वर्क एंड टाइम का सब टॉपिक है। जैसे आज हमने चेन रूल देखा, ये भी सब टॉपिक है वर्क एंड टाइम का। और जो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी यही होगा, उसका सब टॉपिक है वर्क एंड टाइम का। तो वर्क एंड टाइम के अंडर ही चल रहा है अभी। ठीक है, अभी एक लेक्चर और लगेगा वर्क एंड टाइम के अंडर, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी इस चैनल पे। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय।